हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंडल के बारे में या मेंडलवाद के बारे में। तो क्या था मेंडलवाद? इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंडलिज्म। तो ऐसी बातें बातें जो मेंडल के द्वारा बताई गई उनको हम कहते हैं मेंडलवाद। तो देखते हैं, मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ये क्या थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। और अपने एक समय में इन्होंने एक गिरजाघर में रहते थे, वहां पर उन्होंने पादरी के रूप में कार्य किया। और वहीं के एक वाटिका में जो भी गार्डन था वहां का, उसमें अपना ये कार्य करना प्रारंभ किए और कार्य करने किया और खोज की। तो अगला देख लेते हैं। मेंडल ने सन 1856 में, एक्चुअली में इन्होंने क्या किया था, 1856 से लेकर के 1863 के बीच में मेंडल ने सन 1856 में सामान्य वाटिका मटर पर अपने प्रयोग प्रारंभ किए। इन्होंने कोई पौधा नहीं लिया जो कोई खास हो, एक सामान्य मटर का पौधा लिया, उस पर क्या करिए अपना कार्य प्रारंभ किया। इसके लिए इन्होंने मटर के 7 जोड़ी परस्पर विपरीत लक्षणों का चुनाव किया। और इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे को देखा और 7 जोड़ी ऐसे लक्षणों का चुनाव किया जो विपरीत थे, उनमें अलग अलग प्रकार से थे। कौन कौन से थे, चलिए बात कर लेते हैं। जैसे पादप की लंबाई, अब प्लांट की लंबाई को देखा कि लंबा है या छोटा है, उसके बारे में। उसके बाद है पुष्प की स्थिति। अब पुष्प की स्थिति भी देखी इन्होंने कि कैसी है, किस प्रकार से की स्थिति के बारे में इन्होंने देखा। उसके बाद है फली का रंग। फली का रंग भी देखा कि फली का रंग पीला है या हरा है, या वो कई प्रकृति, और फली की प्रकृति देखी कि उसकी कैसी प्रकृति है। और उसके बाद इन्होंने अगला जो देखा, बीज का आकार। अब बीज का आकार भी कभी कभार गोल होता है, कभी चौकोर होता है, तो इन्होंने देखा कि बीज का आकार कैसा है, उसके बारे में जानकारी ली। उसके बाद इन्होंने देखा अगला लक्षण, पुष्प का रंग। अब क्या होता है, पुष्प का रंग भी इन्होंने देखा कि जैसे हरा पुष्प है या येलो पुष्प है, पुष्प का रंग तथा बीज का रंग। तथा बीज का रंग मतलब बीज पत्र का रंग। जैसे जैसे हम लोग बीज को जमीन में बो देते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगता है कि उसमें से एक छोटा सा प्रलोह सूट निकलने लगता है, जिसको बीज पत्र के नाम से जानते हैं। उसका कलर भी देखा कि कैसा था, पीला था या हरा था। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इन्होंने क्या किया था, 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के इन्होंने क्या किया, अपना जो है एक्सपेरिमेंट किया। तो उसके बाद मेंडल के प्रयोगों को देखने के लिए कि ये सही वो बता रहे थे या नहीं बता रहे थे, तो कई वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग किए। जैसे डच वैज्ञानिक ह्यूगो डिवरी, जर्मन वैज्ञानिक कार्ल कारेंस तथा ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक बी सरमार्क ने स्वतंत्र रूप से मेंडल के निष्कर्षों का पुनः वर्णन किया। इन्होंने क्या किया, जो मेंडल ने चीजें बताई थी उसका पुनः अवलोकन किया। फिर से उन्होंने देखा कि जो मेंडल कह रहे थे क्या वो बात सही है या गलत है। तो उसके बारे में निष्कर्ष निकाला। मेंडल की सफलता का कारण क्या बना, फिर इन्होंने देखा कि मेंडल कैसे सफल हुए, उनके नियम जो थे वो बिल्कुल सही थे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण क्या हो गया, इन्होंने इनकी सफलता इनको मिली, हासिल हुई। तो मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, मटर का एक वर्षीय व द्विलिंगी होना। अब मटर का पौधा परागण की उपस्थित, इसमें क्या था, स्वपरागण की क्रिया भी होती थी। उसके बाद परपरागण की संभवता, यानी कि परपरागण भी कुछ परिस्थितियों में हो सकता था। विपरीत या विभेदात्मक, मतलब विपरीत भी प्रकार का हो सकता था, अन्य प्रकार का भी हो सकता था, विभेद प्रकार का यानी अन्य अन्य प्रकार का। लक्षणों की उपस्थितियों को देखा इन्होंने, अनेक प्रकार के लक्षणों को देखा, उनकी उपस्थितियों को देखा आदि थे। उसके बाद बात कर लेते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता, तो ये भी ग्रेगोर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है। ग्रेगोर जॉन मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद मेंडल के नियम, इन्होंने अपने नियम भी दिए, 3 नियम दिए। लॉ ऑफ मेंडल्स, तो पहला क्या था, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा इनका नियम क्या था, पृथक्करण का नियम। या इसका दूसरा नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। या इसका तीसरा भी नाम है विसंयोजन का नियम। विसंयोजन का नियम, इंग्लिश में कह सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन
और इसको क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ गैमीट प्यूरिफिकेशन। गैमीट प्यूरिफिकेशन। मेंडल का जो तीसरा नियम था इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसके इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम लोग एक एक करके मेंडल के सभी नियमों के बारे में जानेंगे और बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं मेंडल के नियमों के बारे में। तो लॉ ऑफ मेंडल्स, तो पहला इनका नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। तो ये नियम क्या है, यह एक संकर क्रॉस है जब दो समयुग्मजी शुद्ध नस्ली पादपों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी को क्या बोला जाता है, डोमिनेंस। तथा F1 पीढ़ी में ना दिखने वाले लक्षणों को अप्रभावी को इंग्लिश में बोलते हैं रिसेसिव। अप्रभावी लक्षण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जब एक संकर क्रॉस में एक शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पादप का क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पादप प्राप्त होते हैं। चलिए क्रॉस करा लेते हैं। तो इन्होंने पौधे कैसे लिए, शुद्ध लंबे पादप लिए और कैसे लिए, शुद्ध बौने। देखिए शुद्ध लंबे को क्या बोलते हैं, प्योर टाल बोला जाता है और बौने को डॉर्फ बोलते हैं। स्मॉल नहीं बोलेंगे यहाँ पर, तो ये कैसा हो जाएगा, प्योर डॉर्फ हो जाएगा। तो प्योर के लिए, टाल के लिए क्या करते हैं, टी फॉर टाल, टाल माने लंबा, तो इसका हम टी कैपिटल में ले लेते हैं गैमीट के रूप में। और हमेशा याद रखिए कि जब भी हम कोई भी गैमीट लेते हैं तो वो किस में लेते हैं, युग्म में लेते हैं, जोड़े में लेते हैं, चाहे उसको पेयर्स बोले, तीनों बातें एक ही हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जीन्स को सिंगल नहीं लेते हैं, हमेशा जो है गैमीट को किस में लेंगे, हमेशा जो है उसको जोड़े में लेंगे, युग्म में लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कर लिया हमने, डबल कैपिटल टी लिख लिया है। प्योर डॉर्फ के लिए ये एक संकर क्रॉस विपरीत है, तो ये एक संयुग्मजी भी है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें स्मॉल टी का प्रयोग कर लिया, यहाँ पर डी का प्रयोग नहीं किया गया है। ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इसका एक विपरीत लक्षण है। ये इसका संकरण का निशान जरूर लगाएंगे और इसमें ऐसे क्रॉस करा देंगे और हमेशा एक ही आता है वहाँ से जीन्स। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यही पीढ़ी क्या कहलाती है, F1 पीढ़ी, या इसको क्या बोल देते हैं, F1 जनरेशन। पीढ़ी को इंग्लिश में जनरेशन बोला जाता है।
और ये कैसे हो गए, ये हमें ये सभी पादप कैसे हो गए, संकर लंबे। एक्चुअली में देखा जाए तो ये संकर लंबे हैं, हाइब्रिड टॉल हैं, लेकिन इसको क्या माना जाता है, टॉल ही माना जाता है, क्योंकि ये लंबाई में ही आते हैं। ना ही ये इतने छोटे हैं जितने छोटे ये हैं, ना ही ये इतने बड़े हैं जितना बड़ा ये है। तो ये क्या रहा मेंडल का प्रथम नियम। हम लोग आगे भी देखेंगे मेंडल के दोनों और नियमों के बारे में। हम लोग बात कर लेते हैं मेंडल के दूसरे नियम के बारे में, जिसका नाम है पृथक्करण का नियम। ये मेंडल का दूसरा नियम है। पहला नियम हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और अब मेंडल का दूसरा नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम। यह एक आनुवंशिक लक्षण की विभिन्नताओं या तुलनात्मक रूपों के कारक बहुत समय साथ रहने पर भी अपरिवर्तित व शुद्ध बने रहते हैं, जिसके कारण युग्मकों में जाने वाले कारक सब शुद्ध होते हैं। इसमें क्या होता है कि कारक जो होते हैं वो काफी समय तक जो है साथ में रहते हैं और शुद्ध बने रहते हैं, यानी कि इसमें पता नहीं चल पाता है कि कौन सा लक्षण अप्रभावी है, कौन सा लक्षण प्रभावी है, ये पता नहीं चल पाता है, शुद्ध बने रहते हैं। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसलिए क्या होता है कि युग्मक और शुद्ध बने रहते हैं, पता नहीं चल पाता है कि कौन सा बौना है कौन सा लंबा है, तो इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। पीढ़ी के संकर पादपों में स्वपरागण कराया जाता है। तो कौन सी पीढ़ी, F1 पीढ़ी के संकर पादपों में स्वपरागण कराया जाता है। तो पीढ़ी में पैतृक लक्षण 3:1 के निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि F1 पीढ़ी में, जब F1 पीढ़ी के संकर पादपों में स्वपरागण कराया जाता है तो पैतृक लक्षण 3:1 के निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं। अतः प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। जंतुओं में इस विलगन के अध्ययन के लिए थॉमस हंट मॉर्गन, ये एक वैज्ञानिक थे, थॉमस हंट मॉर्गन ने फलमक्खियों पर प्रयोग किए। अब देखिए इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, मेंडल के प्रथम नियम में हम लोगों ने देखा था कि शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने पादपों के मध्य क्रॉस कराया था। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर कौन सा पादप लिया गया, शुद्ध लंबा, यानी कि लंबा पादप पेवटाल। इसके लिए कैपिटल टी हमने कहा था, टी फॉर टाल होता है। टाल के लिए क्या किया जाता है, कैपिटल टी का प्रयोग कर लेते हैं। और हमेशा हम इसको किस में लेते हैं, जोड़े में लेंगे, युग्म में लेंगे, पेयर्स में लेंगे, किसमें लेंगे, युग्म में, जोड़े में, पेयर्स में लेते हैं। अगला क्या है, शुद्ध बौना। शुद्ध बौने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर डी नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, इसका विपरीत लक्षण लिया जाता है जिसको स्मॉल टी। और इन दोनों के मध्य में ये क्या होता है, संकरण का निशान होता है। ये क्या है, संकरण का चिन्ह है। और ये जरूर लगाएंगे, जब तक संकरण का चिन्ह नहीं लगाएंगे तब तक क्रॉस अधूरा माना जाएगा। तो ये पीढ़ी कौन सी हो गई, ये पैतृक पीढ़ी हो गई। और इन दोनों के मध्य में क्या हो गया, क्रॉस करवा दिया गया। तो ये F1 पीढ़ी निकल करके आई, जिसमें सभी पादप कैसे थे, संकर लंबे थे। ना ही ये उतने लंबे हैं जितना लंबा ये है, और ना ही ये इतना छोटा है जितना छोटा ये है। अब F1 पीढ़ी के पादपों में क्या करवा दिया जाता है, संकरण करवाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर, जब F1 पीढ़ी के संकर पादपों में स्वपरागण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में पैतृक लक्षण 3:1 के निश्चित अनुपात में प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए ये सभी पादप कैसे हैं, ये संकर पादप ले लिए गए हैं और इनके गैमीट को अलग कर दिया गया। युग्मक बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में इसको गैमीट बोलते हैं। अब क्या किया गया है, ध्यान से समझिए, इसका ये पहला वाला और इसके सेकेंड वाले का भी पहला वाला, तो इसका भी पहला, इसका भी पहला। तो यहाँ पर आप क्या आ गया, कैपिटल टी, यानी कि ये कैसा बन गया, शुद्ध लंबा बन गया। फिर इसको इसके सामने लेके आएंगे और इसके दूसरे वाले से मिलाएंगे तो ये कैसा बनेगा, संकर लंबा। फिर इसको लेते हैं, इसके साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी संकर लंबा बन जाएगा। इस प्रकार दो कितने निकल के आए, संकर लंबे। और इसके साथ फिर क्रॉस कराएंगे, इसको यहाँ लेके जाएंगे, इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। तो ये कैसा निकल के आया, शुद्ध बौना। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर लक्षणा प्रारूप के बारे में ध्यान दें, अगर लक्षणा प्रारूप यानी कि फिनोटाइप देखें तो शुद्ध प्रारूप देखें तो लंबे अनुपात बौने पादप। अब क्या हो जाएगा, इसका अनुपात इन तीनों को लंबा मान लिया जाएगा क्योंकि लक्षण के आधार पर है, तो 3:1 हो जाएगा। और अगर इसी का जीन प्रारूप देखें तो जीन प्रारूप के लिए क्या करेंगे, शुद्ध लंबा, संकर लंबे और क्या हो जाएगा, शुद्ध बौना।
तो इसका अनुपात निकल के आएगा 1:2:1, यानी कि एक शुद्ध लंबा है, दो संकर लंबे और एक कैसा है, शुद्ध बौना। अतः इन परिणामों से स्पष्ट है कि बौनेपन का लक्षण जो F2 पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ था वह लंबेपन के साथ मिश्रित नहीं हुआ था। अगर वो प्रकट नहीं हुआ तो वो मिश्रित भी नहीं होगा उसके साथ, यानी कि मिला भी नहीं। अपितु बौनेपन का लक्षण अप्रभावी होने की वजह से F1 पीढ़ी में छिपा रहता है। अब ये क्या है, ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, यानी कि प्रभावी नहीं होता है, डोमिनेंट नहीं होता है, अप्रभावी होता है। इसके कारण अपना जो है प्रभाव भी नहीं दिखा पाता है। युग्मकों के निर्माण के समय कारकों का विसंयोजन होने के कारण F2 पीढ़ी के कुछ पादपों में बौनेपन का लक्षण फिर से शुरू अवस्था में आ जाने के कारण प्रकट हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे सेकेंड पीढ़ी वैसे तो शुद्ध लंबा अलग हो जाता है, शुद्ध बौने पादप अलग हो जाते हैं और संकर पादप अलग हो जाते हैं, और इससे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, जो मेंडल का द्वितीय नियम था, देख लेते हैं इसको किन किन नामों से जानते हैं। इसे युग्मकों की शुद्धता, युग्मकों की शुद्धता का नियम, विसंयोजन का नियम, पृथक्करण का नियम। तीनों नामों से मेंडल के दूसरे नियम को जाना जाता है। और इनमें से अगर पेपर में कोई भी किसी भी नाम से आए तो आप क्या कर सकते हैं, यही लिख सकते हैं और इस नियम को बता कर लेते हैं। मेंडल के तीसरे नियम के बारे में, तो मेंडल का तीसरा नियम क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें होता क्या है, जब दो जोड़े तुलनात्मक विरोधी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसमें क्या होगा, दो जोड़े तुलनात्मक विरोधी लक्षणों को लेकर के उनके मध्य संकरण करा देंगे तो कैसा होगा, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। मेंडल ने शुद्ध गोल और पीले बीज वाले पादप का संकरण शुद्ध झुर्रीदार व हरे बीज वाले पादप से कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पादप गोल और पीले बीज वाले थे। F2 पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में गोल व हरे, झुर्रीदार पीले तथा झुर्रीदार हरे बीजों वाले पादप क्रमशः 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। लक्षणों की इस प्रकार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति को मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम द्वारा वर्णित किया गया है। अब क्या किया इन्होंने, मेंडल ने गोल पीले व झुर्रीदार हरे पादपों को लिया और उनके मध्य संकरण करा दिया। तो प्रथम पीढ़ी में कैसे पादप प्राप्त हुए, गोल पीले, सभी पादप गोल पीले पादप प्राप्त हुए तथा उसमें पुनः से स्वपरागण की क्रिया कराने के उपरांत में F2 पीढ़ी में तो गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले व झुर्रीदार हरे पादप प्राप्त हुए और इनका अनुपात क्या था, 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। और इसी को मेंडल का क्या कहा गया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा गया। इसे स्वतंत्र प्रतिसम्मिश्रण का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इस नियम के अनुसार एक आनुवंशिक लक्षण का प्रभावी कारक स्वतंत्र रूप से दूसरे लक्षण के प्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है। यानी कि कोई भी प्रभावी कारक होगा तो सिर्फ प्रभावी कारक से नहीं, अप्रभावी कारकों से भी मिल सकता है। और एक अप्रभावी कारक दूसरे अप्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है। अर्थात किसी जीव में एक लक्षण की वंशागत दूसरे लक्षण की वंशागत से पूर्णतः कैसी होती है, स्वतंत्र होती है, कोई किसी के से संलग्न नहीं होता है। ये क्या होती है, दोनों की प्रकृति क्या हो जाएगी, अलग अलग होती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं मेंडल के तीसरे नियम के डायग्राम के बारे में। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले कैसे पादप लिए, गोल लिए और कैसे लिए, पीले। गोल होंगे और पीले। तो देखिए गोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राउंड। राउंड का मतलब क्या होता है, गोल। और येलो का मतलब क्या होता है, पीला। तो इन्होंने क्या किया था, दो जोड़ी तुलनात्मक विरोधी लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराया था। तो कैसे थे, गोल पीले। तो गोल के लिए क्या करेंगे, कैपिटल R ले लेंगे, यहां से उठा लेंगे और हमेशा किसमें लेते हैं हम लोग, जोड़े में लेते हैं। वैसे ही येलो का Y उठा लेंगे और ये भी कैपिटल में रख देंगे, ये पीले। अगला क्या है, इसमें ये संकरण का निशान होता है। दूसरे कैसे लिए पौधे इन्होंने, दूसरे कैसे पादप लिए, झुर्रीदार हरे। तो अभी यहाँ पर क्या था, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले लिए थे।
तो यहाँ पर कैपिटल आर है तो यहाँ पर क्या रख लेंगे स्मॉल आर, और हर एक के लिए वाई का विपरीत हो जाएगा स्मॉल वाई। तो इस प्रकार से हमने गैमेट ले लिए हैं और इनमें संकरण करा देते हैं, यह संकरण का निशान है। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसे क्या बोलेंगे F1 जनरेशन यानी कि F1 पीढ़ी कह सकते हैं। और ये कैसे प्राप्त हो गए सभी पादप गोल पीले, जैसा कि मेंडल ने बताया था कि प्रथम पीढ़ी में सभी पादप कैसे प्राप्त होंगे, गोल होंगे, पीले होंगे। हमेशा अगर एक भी कैपिटल आर होता है और तो वो कैसा होगा, गोल होगा, क्योंकि जो भी कैपिटल होता है वो कैसा माना जाता है, डोमिनेंट माना जाता है, प्रभावी लक्षण माना जाता है। कैसा लक्षण माना जाता है, प्रभावी। इसी प्रकार से अगर एक भी कैपिटल वाई होगी तो वो पीले को दर्शाने का कार्य करेगी, और यानी कि ये भी क्या होगा, ये भी डोमिनेंट होगा और प्रभावी होगा। अगला, अगर दोनों स्मॉल आर होंगे तो ये किसको दर्शाएंगे, झुर्रीदार को दर्शाएंगे। किसको दर्शाएंगे, झुर्रीदार को। और दोनों स्मॉल वाई होंगी तो ये हरे का प्रतीक होती हैं, हरे को दर्शाएंगी। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, जीन्स को लिया है, यानी कि कारकों को लिया हुआ है। अब इसमें क्या करा देते हैं, इसमें क्या हो जाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया हो जाएगी, यानी कि स्वपरागण की क्रिया करा देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। इसको बोलते हैं स्वपरागण। कैसे कराते हैं, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले कैपिटल इसको उठाएंगे, इन दोनों के साथ क्रिया करवा देंगे, तो कैपिटल आर का कैपिटल वाई के साथ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको उठाएंगे, इसके साथ क्रिया करवाई, फिर इसके साथ, अब क्या हो जाएगा, फिर इसको उठाएंगे और स्मॉल वाई के साथ क्रिया करवा देंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई हो गया। अब क्या करेंगे, स्मॉल आर को उठाएंगे, इन दोनों के साथ क्रिया करवाएंगे, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये क्या निकल करके आगे, जीन्स जिनके मध्य में क्या कराना है, संकरण की प्रक्रिया करानी है। देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, सेम डिजिट क्या कर लेंगे, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई रख लेते हैं। क्रॉस करा देंगे, इसके साथ कराएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके साथ कराएंगे, यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके साथ करा देंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसकी करवा देंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम डिजिट का इससे करा देंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ करा देंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके साथ कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी क्रिया इसके साथ कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। अगला क्या हो जाएगा इसका, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसे क्या बोलेंगे, ये है F2 जनरेशन। अभी हमने क्या बताया था आप लोगों को कि अगर एक भी कैपिटल आर होगा तो वो कैसा होगा, गोल होगा, और अगर एक भी कैपिटल वाई होगा तो वो कैसा होगा, पीला, और अगर दोनों स्मॉल आर हैं तो वो कैसा होगा, झुर्रीदार, और अगर दोनों स्मॉल वाई होंगे तो कैसा हो जाएगा, हरा। तो ये कैसा हो जाएगा, लच्छा प्रारूप। कैसे बीज प्राप्त हो रहे थे, गोल पीले, अनुपात गोल हरे, झुर्रीदार पीले व झुर्रीदार हरे। और इसका अनुपात क्या बताया मेंडल ने, 9:3:1, यानी कि कहने का मतलब क्या है, गोल पीले कैसे होंगे, 9 होंगे। तो इनको याद रखिए और इन्हीं से हम निकालते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा, पीले, गोल पीले वाले हो जाएंगे। ये भी कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ये भी कैसा हो जाएगा, गोल पीला, क्योंकि एक कैपिटल आर है और दोनों एक कैपिटल वाई हैं। ये भी कैसा हो जाएगा, गोल पीला। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक कैपिटल आर है, इसको प्रभावी माना जाता है कैपिटल को, और कैपिटल वाई भी कैसी हो जाएगी, प्रभावी, गोल पीला। ये भी कैसा है, गोल पीला। ये भी कैसा है,
गोल है और कैसा है, पीला है। ये कैसा है, गोल है और पीला है। ये भी कैसा है, गोल पीला। ये भी कैसा है, गोल है और पीला है। अब देख लेते हैं गोल पीले कितने बताए थे मेंडल ने, 9 बताए थे। 1 हो गया, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो गोल पीले हमारे कितने निकल करके आ गए हैं, तो 9 निकल करके आ गए हैं। अब हम लोग गोल हरे की बात करेंगे। तो गोल के लिए क्या होगा, कैपिटल आर होना जरूरी है और हरे के लिए क्या होना चाहिए, दोनों स्मॉल वाई होना चाहिए, एक कैपिटल आर जरूर होना चाहिए। तो ये कैसा हो जाएगा, अगर दोनों है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा गोल हरे या गोल हरा कह सकते हैं इसको। ये भी कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा और हरा हो जाएगा। 1 हो गया, 2 हो गए और ये देखो एक यहाँ पर है गोल और हरा। तो कितने हो गए, 3 गोल हरे भी हो गए, गोल पीले भी हो चुके हैं। अब हम लोग ढूंढेंगे झुर्रीदार पीले। तो झुर्रीदार के लिए दोनों स्मॉल आर होने चाहिए और पीले के लिए या तो दोनों कैपिटल वाई हो या तो एक जरूर कैपिटल वाई होना चाहिए। तो देख लेते हैं ये कैसा है, झुर्रीदार पीला। ये भी कैसा है, झुर्रीदार पीला और ये भी कैसा है, झुर्रीदार पीला। अब ये देखिए झुर्रीदार पीले 3 थे, 1, 2, 3 निकल के आ गए। अब हमारा एक ही बचा हुआ है, तो ये कैसा है, झुर्रीदार हरा। इसको आप ऊपर से भी देख सकते हैं। ये देखिए झुर्रीदार हरे, जहां पर पादप लिए थे सेम डिजिट वहां पर लिखिए और यहाँ पर गोल पीले के लिए जो लिए थे वो सेम टू सेम है। तो इस प्रकार इसका फिनोटाइप है, इसका जीनोटाइप भी होता है। देख लें इसका जीन प्रारूप क्या होता है। जीन प्रारूप इसका होता है 1:2:2:4:1:1:2:1:1:2:1 1, 2, 3, 3, 2, 5, 4, 9 यानी कि 9 आ गए। 2, 1, 3, 2, 1, 3 और 1 यानी कि 9, 3, 12, 3, 15, 1, 16। कितने डिजिट आ गए, 16। यहाँ पर भी कितनी थी, 3, 1, 4, 3, 7 और 7 और 9 कितने हो गए, 16। तो इस प्रकार से हमारा ये जीनोटाइप बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसी क्रम में लिखेंगे। ये नहीं कि आप संख्याओं को इधर उधर कर दें और इसके कारण क्या हो जाए, इसका जीनोटाइप गलत हो जाए। तो ये मेंडल का तीसरा नियम था और आज हम लोगों ने मेंडल के तीनों नियमों के बारे में बात। इसी प्रकार से तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं।